वेलकम। फिर से आप सभी लोगों का ओम कृष्णा अकेडमी में स्वागत है। मैं प्रेम यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। चलिए, अभी हम दक्षिण अमेरिका पढ़ रहे थे। दक्षिण अमेरिका में एक देश है ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका में देश है ब्राज़ील। तो आज हम ब्राज़ील के विषय में कुछ पढ़ेंगे। ब्राज़ील के विषय में पढ़ेंगे। इसके बाद अर्जेंटीना। यही दो देश दक्षिण अमेरिका के क्या हैं, महत्वपूर्ण देश हैं। इन्हीं के विषय में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो अब जब ब्राज़ील ब्राज़ील पहले ही हमने बताया थे किसमें, कहवा के उत्पादन में सबसे विश्व में क्या है, सबसे अधिक। माने ब्राज़ील एक ऐसा देश है जो कहवा सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है और विदेशों में क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। विदेशों में क्या करता है, एक्सपोर्ट। अब ब्राज़ील की अगर स्थिति की बात की जाए, अगर ब्राज़ील की स्थिति की बात की जाए तो ब्राज़ील कह रहा है कि ब्राज़ील क्या है, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यह महाद्वीप के लगभग आधे से कुछ कम ही भाग पर फैला है। माने अगर देखा जाए इमेज को, तो ये हमारा दक्षिण अमेरिका के इमेज हमने बना रहा हूँ मैं। ये हो गया हमारा हमारा का हो गया, ये पनामा पट्टी हो गई, ये आएंगे अटकामा दे, ये फ्योल तट, और इसके बाद ये रियो डी ला प्लाटा। इसको हम इसमें मिला देंगे। इसको थोड़ा सा हमने छोटा कर दे रहे हैं और ये और हाँ, ये हो गया और इसको ऐसे हम मिला देते हैं। तो ये देखिए ब्राज़ील जो हमारा है, यहाँ से लेके ऐसे आधे से अधिक भाग पर यह बड़ा, माने यह क्या कर रहा है कि उत्तर पूर्वी, माने उत्तर ये हो गया और पूर्वी, माने ये जो बसा है यह उत्तर पूर्वी भाग में बसा हुआ है। जो ब्राज़ील है यह उत्तर पूर्वी भागों में क्या है, फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ब्राज़ील संसार के देशों में पांचवा स्थान है। संसार के देश में अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो पांचवा सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। आकार में ब्राज़ील भारत के 2.5 गुना से भी अधिक है। माने अगर भारत को देखा जाए तो मान लीजिए भारत का क्षेत्रफल 1 है तो इसका क्षेत्रफल 2.5 है। माने कहने का मतलब ये कि भारत से 2.5 गुना ज़्यादा यह क्या है, देश है। परंतु भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या के छठे भाग से के भी बराबर नहीं है। माने जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या में यह भारत के छठे भाग के भी बराबर नहीं है। कह रहा ब्राज़ील मानचित्र में 40 देखे, तो मानचित्र आगे है बुक में, उसको मैं दिखा दूंगा। मानचित्र क्या, हमने आपको यही मानचित्र बना के दिखा दिया। यह दो तरफ से अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। ये इधर हमारा क्या है, इधर हमारा अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर। और इधर हो गया हमारा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ये हो गया हमारा प्रशांत महासागर। तो कह सकते हैं कि यह दो देशों में अटलांटिक तरफ से घिरा। तो यहाँ से हमारा ये पूरा अटलांटिक महासागर है। हमारा ये क्या है, अटलांटिक महासागर। इधर पूरा हमारा अटलांटिक महासागर में ये दो तरफ अटलांटिक महासागर क्या घिरा हुआ है। ब्राज़ील ब्राज़ील सीमावर्ती देशों के नाम बताइए। कह रहा है कि ब्राज़ील के जो सीमावर्ती देश हैं उनके नाम बताना है। तो ये ब्राज़ील के सीमावर्ती देश जो है आपके, आप बता सकते हैं। तो हमने बताया था कि ब्राज़ील हो गया, एक तरह समझ लीजिए कि दो देश ऐसे हैं जो नहीं टच होते हैं। बाकी जितने भी देश हैं ब्राज़ील में, कुल हमारे 13 देश हैं। कितना देश हैं, कुल 13 देश हैं। और यह ब्राज़ील की सीमा से टच करते हैं। एक हमारा हो गया पेरू, क्या हो गया, एक पेरू हो गया, चाइल। पेरू और चाइल तो ऐसे देश हैं जो ब्राज़ील से सीमा नहीं बनाते हैं। पेरू और चाइल जो तो ब्राज़ील से सीमा नहीं बनाते हैं। बाकी जितने भी देश हैं दक्षिण अमेरिका के, वह सारे के सारे ब्राज़ील से क्या करते हैं, सारे के सारे ब्राज़ील से सीमा बनाते हैं। अब ब्राज़ील की बात की जाए तो चलिए
आगे हम देखते हैं कि ब्राज़ील क्या कह रहा है, कि ब्राज़ील में और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ब्राज़ील के सीमावर्ती देश के नाम कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका के वो कौन से दो देश हैं जो ब्राज़ील से, कौन से ऐसे दो देश हैं जो ब्राज़ील से क्या करते हैं, स्पर्श नहीं करता, क्यों नहीं होता, फिर वो चाहे तो ऐसे देश थे जो दक्षिणी अमेरिका से क्या करते हैं, सीमा नहीं बनाते हैं। अब ब्राज़ील मानचित्र पर प्रस्तुत कह रहा है कि ब्राज़ील के मानचित्र पर विषुवत की स्थिति देखिए, तुम्हें पता चलेगा कि देश अधिकतर भाग विषुवत के दक्षिण में आता है। माने हमारी ये जो हमने फिगर बनाया था अभी जस्ट, कि ये हमारा अमेजन बेसिन हो गया, अरे, और ये माराकाइबो झील, और ये पनामा पट्टी हो गया, ये इक्वाडोर, ये फियोल तट का कटा छठ हो गया, ये रियो डी प्लाका हो गया, और इसको हम इससे मिला दें। तो कहने का मतलब यही कह रहा है। अब देखिए यहाँ से दो रेखाएं जाती हैं, तो इसका भाग अधिक दक्षिणी भाग में है, अधिकतर दक्षिणी भाग में पाया जाता है। ब्राज़ील का नाम कह रहा है, ब्राज़ील का नाम यहाँ पाए जाने वाले रेड बुल ब्राज़ील पर पड़ा है। लगभग 500 वर्ष पहले जब इस खोज नहीं हुई तब इस वृक्ष की लकड़ियों को काफ़ी उपयोग में लाया जाता था, या कह सकते हैं वृक्ष काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पाए जाते थे। ब्राज़ील की लकड़ी का महत्वपूर्ण स्थान था, माने ब्राज़ील की जो लकड़ी थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। अब इसकी जलवायु देख लिया जाए, इसकी जलवायु स्थिति कैसी है। कह रहा है कि देश का अधिकतर भाग एक विस्तृत पठार है, माने पूरा ब्राज़ील कह सकता है कि पठारी भाग में आता है, जिसे ब्राज़ील उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग अपेक्षाकृत अधिक ऊंचे हैं। कहने का मतलब है कि पूर्वी भाग दक्षिण पूर्वी भाग से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचे है, माने जैसे ये हमारा हो गया ब्राज़ील, तो इसका दक्षिण पूर्वी भाग कह रहा है, पठार का पूर्वी दक्षिण भाग, माने पूर्वी और दक्षिणी भाग यह काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी ऊंचा है। कई स्थानों पर उच्च भूमि ढाल बिल्कुल खड़े हैं। तटवर्ती ढाल क्या है, बिल्कुल खड़े ढाल, माने खड़ी ढाल है, डायरेक्ट क्या है, खड़ी ढाल पाई जाएगी। देश के उत्तरी भाग समतल मैदान है, यानी देश का उत्तरी भाग जो है वो क्या है, वो समतल मैदान है। इसका निर्माण अमेजन और उसकी सहायक नदियों से हुआ है, माने कह सकते हैं कि जो इसका निर्माण हुआ है, ब्राज़ील का जो निर्माण हुआ है, ये अमेजन और उसके सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। आगे माने कहने मतलब जो इसका निर्माण है सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। ये नदियां सैकड़ों वर्षों से अपने चारों ओर पर्वत और पठार से भारी मात्रा में कांप मिट्टी लाकर जमा करती हैं। देखिए कांप मिट्टी लाने का मतलब जैसे जो नदियाँ पहाड़ों या ऊंची ढालों पर हैं तो उसको काट छाट के वहाँ से जो मिट्टी और बालू के कण से लाते हैं उनको कांप कहा जाता है। उसी से प्रस्तुत मैदान का हुआ है। जैसे जब नदियाँ क्या होती है कि ऊंची पहाड़ों ढालों पर होती है तो उनकी ढाल में कह सकते हैं कि बहने की जो स्पीड होती है वह काफ़ी ज़्यादा होती है, बहने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो बहाव के साथ अपने बालू के मिट्टी के कांड के छोटे छोटे कण वो अपने पानी में साथ मिलाकर उसको बहाती रहती हैं। लेकिन जैसे ही मैदानी इलाकों में वो प्रवेश करती हैं, जैसे ही मैदानी इलाकों में प्रवेश करेंगे उनकी बहने की स्पीड जो क्या होती है वो कम हो जाती है, तो वो वहीं पे उसको छोड़ देती हैं और छोड़ने के बाद बहने लगती हैं। तो माने उनको ढोने की जो क्षमता होती है वह नहीं हो पाती या वह बहुत कम हो पाती है। तो जब ढोने की क्षमता कम हो जाती है तो वो वहीं पे, जैसे इंडिया में देखा जाए तो कोसी नदी, बिहार की जो कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, क्योंकि बिहार से जो कोसी नदी आती है वो अत्यंत ऊंचे ढाल से आती है। ऊंचे ढाल से आने के कारण वो अपने साथ बालू और मिट्टी के महीन कण काफ़ी भारी मात्रा में लेके आती है, और काफ़ी भारी मात्रा में लेके आने का कारण है कि वह जब मैदानी इलाकों में पहुंचती है तो वो अपने आगे उसको छोड़ देती है। इसीलिए कहा जाता है कि कोसी नदी रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है, माने बहुत ज़्यादा जानी जाती है कि अपना रास्ता बदलने के लिए।
तो रास्ता बदलने का यही कारण है कि जो मिट्टी वो लाती है अपने सामने, वो क्या करती है, बदलती है, तो उसको वहाँ से रास्ता नहीं मिल पाता है जाने के लिए, तो अपना मार्ग क्या करती है, चेंज कर देती है, अपना मार्ग पूरा वो कम्प्लीटली चेंज कर देती है। जब वो चेंज कर देती है तो इसीलिए वो दूसरे रास्ते से एक नए रास्ते से बहने लगती हैं। तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ वही चीज़ है कि कांप और मिट्टी लाकर जमा करती है, उसी से विस्तृत मैदान का निर्माण हुआ है। सुदूर तक उत्तर में गुयाना उसका उच्च भूमि का कुछ भाग है, माने गुयाना का कुछ भाग भी इसमें इंक्लूडेड है या शामिल होता है। ब्राज़ील, ब्राज़ील कैसा देश है? ब्राज़ील मुख्यतः एक उष्ण कटिबंधीय देश है। कौन सा देश है? एक उष्ण कटिबंधीय देश, किंतु में कुछ उष्ण शीतोष्ण माने कुछ शीतोष्ण जलवायु के भी भाग पाए जाते हैं या अंतर्गत रखा जाता है। अमेजन नदी की द्रोणी जलवायु पाई जाती है। कहने का मतलब कि ब्राज़ील उष्ण कटिबंधीय है, किंतु इसके दक्षिण भाग में जब जाएंगे तो कोष माने कुछ शीतोष्ण, कोष माने उष्ण और शीतोष्ण दोनों की मिश्रित जलवायु पाई जाएगी। और यह जलवायु जो है तटवर्ती भागों में कह सकते हैं कि विस्तृत भागों की जलवायु जो है या तटीय भागों में विस्तृत जलवायु पाई जाती है। पूरी साल यहाँ गर्म और ठंडी जलवायु पाई जाती है, गर्म और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और पूरे साल गर्म और मौसम रहता है, गर्म। और तुम किस प्रदेश को जानते हो जहाँ प्राप्ति आशा करते हो? कह रहा है कि तुम इस प्रदेश की किस प्रकार की वनस्पति की आशा करते हो, माने यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं वो कैसी पाई जाएंगी। कहने का मतलब जो वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति यहाँ की कैसी होगी, आप क्या आशा करते हैं? तो ये आप देख लीजिएगा नेट से कि यहाँ की जो वनस्पति हैं वो कैसी पाई जाती हैं। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा ब्राज़ील है, ब्राज़ील के पठार में अधिकतर भागों में समाना जलवायु पाई जाती है। माने अगर पूछा जाए कि समाना जलवायु कहाँ पाई जाती है, समाना जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो समाना जो जलवायु है वो कहाँ पाई जाती है? ब्राज़ील के पठार में समाना जलवायु पाई जाती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, माने गर्मियों के दिनों में यहाँ क्या होती है, वर्षा होती है। इस घास के क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पतियाँ भी हैं। दक्षिण की ओर जैसे हम बढ़ते हैं, दक्षिण को बढ़ने सीमा से घास की भूमियाँ पाई जाती है। कहने का मतलब ब्राज़ील का जो पठार है जो वह क्या है, वो अधिकतर में यहाँ पे समाना जलवायु पाई जाएगी। यहाँ गर्मियों में वर्षा होती है, इस घास में की प्राकृतिक वनस्पति है। जैसे ही दक्षिण की ओर बढ़ेंगे, माने नीचे की ओर हम बढ़ेंगे, तो यूरोपीय के साथ सीमा लगाता है और सीमा के साथ यहाँ की जो जलवायु है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमियाँ भी पाई जाएंगी। अब चलिए साधन और उपयोग देख लीजिए कि ब्राज़ील का संसाधन कैसा है। देखिए ब्राज़ील के साधन की अगर हम बात करेंगे, साधन और उसका उपयोग, ब्राज़ील वन मिट्टी खनिज संसाधन से संपन्न है। कहने का मतलब जो ब्राज़ील है हमारा, वहाँ पे वन भी पाया जाएगा, मिट्टी भी पाई जाएगी, संसाधनों से संपन्न भी है। वन की बात करेंगे तो ब्राज़ील के वन संसार में के उत्तम वनों में से एक, माने सबसे कह सकते हैं कि सबसे विशिष्ट प्रकार के यहाँ वन पाए जाते हैं। इसके अनेक लाभदायक हैं, अनेक लाभ उत्पादक मिलते हैं। जैसे यहाँ पे इमारती लकड़ी हो गई, लकड़ी हो गया, गोंद हो गया, राल हो गया, मोम हो गया, तेल हो गया, सेलुलोज के रेशे हो गए और गिरीदार फल नट आदि इनके प्रमुख उत्पादन के। माने कहने का मतलब बड़ा ब्राज़ील के जो वन है वो इमारती लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, गोंद के लिए जाने जाते हैं, रॉल के लिए जाने जाते हैं, मोम के लिए जाने जाते हैं, तेल के लिए जाने जाते हैं, सेलुलोज के लिए जाने जाते हैं, रेशे के लिए जाने जाते हैं और गिरीदार फल के लिए भी जाने जाते हैं। इन वनों में प्रमुख उत्पादन होता है। इन वनों में अनेक प्रकार की इमारती लकड़ियाँ भी प्राप्त होती हैं। कहने का मतलब कि अमेजन्स में अनेक प्रकार की लकड़ियाँ जो होती हैं वो इमारती लकड़ियाँ प्राप्त की जाती हैं। देखिए इन वनों में कह रहा है कि इन वनों में अनेक प्रकार की इमारती लकड़ियाँ भी पाई जाती हैं। इमारती लकड़ियाँ पाई जाती हैं माने इंडस्ट्रियल लकड़ियाँ होती हैं जो बनाने के काम आती हैं। फालसा लकड़ी बहुत हल्की होती है, माने ब्राज़ील में एक वाल्सा नामक का वृक्ष पाया जाता है जिसकी जो लकड़ी होती है बहुत ही हल्की है, माने वेट लॉस होती है, माने बहुत ही कम उसमें वेट पाया जाता है। इसका उपयोग जीवन रक्षक नौकाएं बनाने तथा कार के स्थान पर किया जाता है। माने ये लकड़ियाँ हल्की होती हैं और मजबूत होती हैं, तो इनका नाव बनाने, नौकाएं मतलब नाव बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। पराना चीड़ की मांग और मकान बनाने के लिए बहुत उपयोगी। पराना में एक चीड़ का पेड़ है जो कि मकान बनाने के लिए बहुत अधिक उपयोगी
किया जाता है। यहाँ सिलिकोना वृक्ष भी पाई जाती है। कौन सी सिलिकोना वृक्ष पाई जाती है जो छाल से कुनैन से तैयार होती है। यह मलेरिया बुखार के लिए अचूक दवा है। और जब भी हमको मलेरिया होता है तो कुनैन की दवा से ताड़ से मोम प्राप्त किया जाता है। कार्नोवा इससे क्या मोम प्राप्त किया जाता है। इससे मोम प्राप्त किया जाता है। यह मोम काफी पत्तियों से मिलता है। यह कार्बोना की पत्ती जो मोम होता है वो कार्बोना की पत्तियों से मिलता है। देखिए ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील में अगर ब्राज़ील की बात की जाएगी तो ब्राज़ील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान, माने यहाँ पे ब्राज़ील में रबड़ मुख्य रूप से उत्पादित किया जाता है। रबड़ के पेड़ से पहले अमेजन के वनों के जो जंगली रूप से अमेजन के वनों में जंगली रूप में पाए जाते हैं। माने रबड़ के जो पेड़ हैं वो जंगली रूप में पाए जाते हैं, माने कह सकते हैं फॉरेस्ट पेड़ है ये सब। और यहीं से रबड़ का पौधा एशिया और अफ्रीका देशों में लाया गया। माने रबड़ का जो पौधा है, ठीक है, यही माने मूल रूप से दक्षिण अमेरिका से ही यह बाहर ले गया है। एक समय था जो अमेजन की द्रोणी में रबड़ सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता था। कहने का मतलब है कि जो रबड़ है वह सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता था। इस समय यहाँ रबड़ का उत्पादन बहुत कम है। माने प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो ये रबड़ का उत्पादन क्या है, रबड़ का उत्पादन कम किया गया है या बहुत कम होता है। चलिए दक्षिण अमेरिका की अब हम पशुपालन देख लें कि यहाँ की जो पशुपालन है वो यहाँ दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील देश में जो पशुपालन है वहाँ क्या क्या पाया जाता है। ब्राज़ील किस किस का पशुपालन करते हैं। घास भूमि का स्थानीय चरागाह ब्राज़ील के लगभग छठे भाग में फैले हुए हैं। माने छठे भाग में यह लगभग इसका उत्पादन किया जाता है, या कह सकते हैं कि छठे भाग तक पशुपालन किया जाता है। अतः पशुपालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। माने ब्राज़ील का जो है कि पशुपालन प्रमुख व्यवसाय है। यहाँ गाय हो गई, बैल हो गया, सूअर हो गया, भेड़ हो गई, बकरियाँ हो गई, घोड़े हो गए पाले जाते हैं। माने यहाँ गाय, बैल, सूअर, भेड़, बकरियाँ और घोड़े पाले जाते हैं। इनमें बैल की संख्या अधिक होती है। माने गाय और बैल अधिक मात्रा में यहाँ मिलेंगे आपको। इन पशुओं का मुख्यतः मांस व ऊन की खाल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। माने जितने भी हैं इनका मुख्य उद्देश्य है मांस और ऊन प्राप्त करना के लिए किया जा रहा है इसका उपयोग। चलिए फसलों की बात कर लेते हैं। तो ब्राज़ील एक कृषि प्रधान देश है। ब्राज़ील कैसा है, कृषि प्रधान देश है। ब्राज़ील कैसा देश है, ब्राज़ील एक कृषि प्रधान देश है। अगर ब्राज़ील की बात की जाएगी तो यह कृषि प्रधान, माने यहाँ की प्रमुख जो व्यवसाय है, माने यह जो देश है वह कृषि प्रधान, माने इसकी आधे से क्या करते हैं कि 90% जो ज़रूरतें हैं वो किससे निर्भर होती हैं, वो किस पे निर्भर करती हैं, वो कृषि पे निर्भर करती हैं। उपजाऊ मिट्टी तथा कोष्ठ जलवायु होने के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। जैसे आपका मक्का हो गया, चावल हो गया, लोबिया हो गया, कैसवावा हो गया, आलू हो गया। यहाँ की प्रमुख खाद्य फसल है। ये फसलें ज़्यादातर स्थानीय खपत के लिए उगाई जाती है, माने स्थानीय ज़रूरतों के लिए उगाई जाती हैं। कहवा की बात की जाए, कपास हो गया, गन्ना है, कोको हो गया, तंबाकू हो गया। यहाँ की प्रमुख नकदी फसलें हैं। माने नकदी फसलों, दक्षिण अफ्रीका के अगर नकदी फसलों की बात की जाएगी तो नकदी फसलों में आपका इतना सारा नकदी फसल, कहवा हो गया, माने कपास, गन्ना, तंबाकू यहाँ की प्रमुख नकदी फसलें हैं। कहवा ब्राज़ील का सबसे महत्वपूर्ण फसल है, माने सबसे इम्पोर्टेंट जो फसल कहवा है। लगभग 100 वर्ष पहले पुर्तगाली से कहवे के पौधे ब्राज़ील में, माने यहाँ का जो कहवा है वो कहवा जो पौधा है वो यहाँ का प्रॉपर्ली नहीं, यह विदेशों माने पुर्तगाली लाए थे यहाँ पर ब्राज़ील में। आजकल ब्राज़ील संसार में कहवे का उत्पादन का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। कहने का मतलब है कि जो कहवा है ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है और विदेशों में क्या किया जाता है, विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। सबसे ज़्यादा विदेशों में ही एक्सपोर्ट किया जाता है। कहवा का अधिकतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ऊंचे पहाड़ों की ढलानों पर उगाया जाता है। माने जो कहवा उत्पादित किया जाता है वो पहाड़ों की
ढलानों पर कहवा अधिकतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पहाड़ों की ढालों पर उगाया जाता है। कहवे के पेड़ों के लिए काफ़ी वर्षा और ऊंचे तापमान की जरूरत होती है। माने इसके लिए पानी की खपत ज़्यादा होनी चाहिए, माने अधिक वर्षा होनी चाहिए और तापमान भी ऊंचा होना चाहिए, माने तापमान भी अधिक मात्रा में चाहिए। ऊंचा और जब पेड़ों पे फल, माने इसके में फल लग जाएंगे, क्या लग जाएंगे, फल लग जाएंगे, माने बीज फल लग जाएंगे, आ जाएंगे, तब इनको तापमान की जरूरत होती है। पकाने के लिए व चुनने के लिए समय में कम वर्षा अत्यधिक उपयोगी होती है। माने धूप अच्छी खासी हो, धूप अच्छी खासी खिली हो और वर्षा न हो या वर्षा ना हो, तब यह इसको निकालने का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। ब्राजील में कहवों के वृक्षों का रोपण बड़े बड़े खेतों में किया जाता है या बड़े क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब कि जो कहवा का उत्पादन है वो बड़े बड़े क्षेत्रों में किया जाता है, काफ़ी बड़े एरिया में किया जाता है। और इन बड़े एरियो को क्या कहा जाता है, फजेंडा। इन बड़े एरियो को क्या कहा जाता है, फजेंडा कहा जाता है। कहवे के एक क्षेत्र में इकाई इसमें 10 लाख कहवे के पेड़ लगे होते हैं। माने जो ये एरिया होता है वह एरिया माने 10 लाख कहवे के पेड़ लगे होते हैं। एक फजेंडे की देखभाल के लिए 3 से 4 हजार मजदूरों की जरूरत होती है। माने अगर एक बड़ा क्षेत्र है तो उसमें कम से 3 से 4 हजार जो होते हैं मजदूर, उनकी जरूरत पड़ती है। और इन मजदूरों में माने इन खेतों में जो काम करते हैं उनको फजिंडा मजदूर कहा जाता है। कौन सा मजदूर कहा जाता है, फजिंडा मजदूर कहा जाता है। फजिंडा मजदूर ही रहते हैं। प्रत्येक मजदूर का एक परिवार कुछ निश्चित पेड़ों की देखभाल करता है। मजदूर परिवारों के पास कृषि योग्य कुछ जमीन भी होती है, इन पर वो अपने लिए क्या करते हैं, मक्का और गन्ना सब्जियां उगाते हैं। माने जहाँ कहवा का पेड़ रहता है वहाँ के पास कुछ जमीन पे ये क्या होते हैं कि खेतों में अपना जीवन निर्वाह के लिए सब्जी फल ये सब उगाते रहते हैं। कहवे के वृक्ष 9 मीटर तक बढ़ जाते हैं, किंतु इनके छांट कर 3 मीटर तक ही रखा जाता है। माने 9 मीटर ऊंचे और 9 27 लगभग 27-28 फीट लंबे पेड़ होते हैं, लेकिन इनको काट कर केवल 10 मीटर तक 3 मीटर ही रखा जाता है। माने 9 से 10 फीट तक ही रखा जाता है। मतलब पेड़ों की ऊंचाई कम होने पर फलों को चुनना आसान होता है। पेड़ों पर लगने वाले पौधे 5 से 6 साल में फल देने लगते हैं। माने ये जो पौधे लगाते हैं 5 से 6 साल के बाद ये फल देने लगते हैं। कहवों के फलों का आकार बेर जैसा होता है। माने बेर का मतलब बेर हमारे यहाँ जो प्लम होती है बेर, उसके टाइप में होता है, उसी प्रकार का होता है। तैयार फलों को चुनकर कटाई छटाई और धुलाई की जाती है। इसके बाद उन्हें सुखाया जाता है। मशीनों की सहायता से फलों को छिलके उतार दिए जाते हैं। माने उनका छिलका जो है तब फले से निकलने बीजों को उपयोग किया जाता है। तब निकाल कर क्या किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। जब इनको साफ किया जाता है तो अब इनको साफ करने के बाद पॉलिश कर छांट कर माने छांट कर निर्यात कर दिया जाता है या डिब्बा या बोरों में भर दिया जाता है। डिब्बा या बोरों में भर दिया जाता है। भरने के बाद बीजों को भून कर कहवे के बीजों को भून कर पीस दिया जाता है। इन भूनने के बाद कहवे की सुगंध और स्वाद जल्दी बदल जाता है। इसलिए इन्हें खपत देशों में ले जाकर भूनते हैं। कहने का मतलब यहाँ छोटे छोटे पहले बीज के रूप में होता है। 5 से 6 साल जो पौधा लगाते हैं कहवा को, वो 5 से 6 साल बाद वो क्या करता है, वो 5 से 6 साल बाद वो हमको फल देने लगता है। फल देने के बाद इसको क्या कर दिया, काट के छांट कर भून कर तो इसके बाद विदेशों में इसको भेज दिया जाता है। और कम से कम एक बार कहवा का जब फल लगता है 4 साल में एक बार लगता है। माने इसका काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। 4 साल में एक बार केवल फल देता है। अब ब्राजील की दूसरी प्रमुख फसल कपास है। माने कहवा तो है ही, उसके साथ सेकंड नंबर पे जो आता है वो आपका कपास है। संसार में कपास के प्रमुख उत्पादक देशों में ब्राजील का महत्वपूर्ण स्थान है। कहने का मतलब जो ब्राजील है हमारा, वह काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है कपास के मामले में। ब्राजील के उत्तर पूर्वी भागों में
ब्राज़ील के उत्तर पूर्वी भागों में गन्ने की खेती की जाती है, उत्तर पूर्व गन्नों की खेती की जाती है। ब्राज़ील अब चीनी का भी प्रमुख उत्पादक देश है, माने कह सकते हैं ब्राज़ील में चीनी को भी उगाया जाता है, या चीनी क्या, गन्ना की फसल को भी रूप से यह उगाते हैं। कोको के उत्पादन तथा निर्यात में अफ्रीका, घाना, नाइजीरिया के बाद ब्राज़ील का स्थान उत्पादन में पहला स्थान, निर्यात में अफ्रीका के घाना और नाइजीरिया के बाद ब्राज़ील माने तीसरा स्थान पे आता है कोको के उत्पादन में। ब्राज़ील में अनेक प्रकार के फल भी पैदा किए जाते हैं, जैसे केला हो गया, अनानास हो गया, संतरा, अंगूर, इसकी प्रमुख फसलें हैं। माने फल में भी देखा जाए तो आपका केला होगा, यहाँ केला भी उगाया जाता है, अनानास भी उगाया जाता है, संतरा भी उगाया जाता है, अंगूर भी उगाया जाता है, यहाँ इतनी चीज़ें उगाई जाती हैं। खनिज और उद्योग की अगर बात करेंगे तो ब्राज़ील जो है हमारा, अगर ब्राज़ील की बात की जाएगी, ब्राज़ील उच्च भूमि दक्षिण अफ्रीका के पठार के भांति खनिजों में संपन्न है। कहने का मतलब इसका जो दक्षिण अफ्रीका का पठार है वह खनिजों में संपन्न है। खनिजों में संपन्न है। ब्राज़ील के अधिकतर खनिजों का भंडार में मिनास और ग्रेनाइट राज्य में होता है। ब्राज़ील का जो मिनास राज्य है और ग्रेनाइट में सबसे अधिक खनिजों के भंडार पाए गए हैं। ब्राज़ील में लोहा भी पाया जाता है, लेकिन लोहा के साथ ब्राज़ील में जो है उच्चतम कोटि का, कह सकते हैं कि ब्राज़ील में उच्चतम कोटि के लौह अयस्क भी पाए जाते हैं। अब्रक काफ़ी बड़े के भंडार पाए गए हैं यहाँ पे। देश में मैग्नीज तथा स्फटिक क्रिस्टल भी भारी मात्रा में निकाले जाते हैं। माने कह सकते हैं कि अच्छी कोटि का, उच्च कोटि का लोहा निकाला जाता है, अब्रक भी निकाला जाता है काफ़ी मात्रा में, स्फटिक भी निकाला जाता है, क्रिस्टल के नाम से निकाला जाता है। लौह अयस्क मैग्नीज का निर्यात भी करता है, माने मतलब लोहा और मैग्नीज का ये एक्सपोर्ट भी करता है, माने विदेशों में भी इसको भेजता है, माने विदेश में भी यह भेजता है। ब्राज़ील में अच्छे किस्म के कोयले की कमी है, माने यहाँ पे कोयला बहुत अच्छा नहीं पाया जाता है, अतः लोहा और इस्पात का उद्योग का विकास ज़्यादा नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि जब ब्राज़ील है, लोहा अगर किसी देश में कोयले की कमी है या कोयले बहुत अच्छा नहीं पाया जाता है तो वहाँ की जो इकोनॉमी का डेवलप नहीं। क्यों? क्योंकि लोहा जो माल निकलता है तो उसको पकाने के लिए, छानने के लिए, रिफाइन करने के लिए हमको कोयले की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर नहीं पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन ब्राज़ील जल शक्ति संसाधनों में खूब संपन्न है। इस देश में तीव्रगामी नदियाँ पूर्व दक्षिण की ओर बहती हैं। तीव्रगामी मतलब जो तेजी से की तरफ पूर्व और दक्षिण की ओर बहते हैं, तीव्रगामी नदियाँ बहती हैं। पठार, जो हमारा पठार कगारों के उतरते समय मार्ग, ये नदियाँ जलप्रपातों की श्रृंखला भी बनाते हैं। माने जब नदियाँ तेज बहती हैं तो जलप्रपात का भी निर्माण करती हैं। इस प्रकार की नदियाँ बड़े पैमाने पर जल विद्युत के उत्पादन के रूप में यूज़ किया जाता है। ब्राज़ील के अधिकतर उद्योग कच्चे माल और जल विद्युत में प्रचुर मात्रा पर आधारित है। यानी मतलब यहाँ पे कच्चा माल अधिक मात्रा में पाया जाता है, जल विद्युत भी प्रचुर मात्रा में आधारित है। उद्योगों में वस्त्र उद्योग प्रमुख है। इस उद्योग में ऊन, कपास काटना, बुनना शामिल है, यानी ऊन काटना, बुनना शामिल। साओ पाउलो, रियो डी जेनेरियो, बेलो होरिज़ोंटे तथा सेंटोस यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। ब्राज़ील राजधानी है। कह सकता है, पूछा जा सकता है ब्राज़ील के औद्योगिक नगर कौन कौन से हैं? तो इसमें जो ब्राज़ील के हैं, जो साओ पाउलो होगा, रियो डी जेनेरियो, बेलो होरिज़ोंटे हो गया, और ब्राज़ील के प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। चलिए अब जनसंख्या के बीच हम देख लेते हैं कि ब्राज़ील की जनसंख्या कैसी है। जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या के यहाँ के क्या है, 13 करोड़ है। ब्राज़ील की कुल संख्या 13 करोड़ 20 लाख है। देखिए पहले ही बता दें कि ये जो हमारा एजेंडा है 2003 की एडिशन है, ये ओल्ड एनसीईआरटी है, तो नई जनसंख्या जो है आप इसको देख लेंगे। परंतु ब्राज़ील का क्षेत्रफल बड़ा है, अतः यहाँ जनसंख्या का औसत घनत्व कम है, 16 व्यक्ति
सौरभ व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, सौरभ व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर यहाँ की जनसंख्या। अधिकतर लोग अटलांटिक महासागर के तटीय प्रदेशों, माने यहाँ के जो लोग हैं अटलांटिक महासागर के तटीय प्रदेशों में रहते हैं। अमेजन निम्न भूमि प्रदेश में जनसंख्या बहुत ही विरल है, कहने का मतलब वहाँ जनसंख्या की मात्रा कम पाई जाती है, माने बीच में जो अधिकतर लोग तटीय प्रदेशों में ज़्यादा रहते हैं, अधिकतर लोग तटीय प्रदेशों में ज़्यादा रहते हैं। अब चलिए यातायात की बात करें कि ब्राज़ील की यातायात कैसी है, उसके संसाधनों में किस चीज़ की कमी है या किसकी अधिकता है, इसके विषय में देख लेते हैं। ब्राज़ील की यातायात, ब्राज़ील अपनी अर्थव्यवस्था, कह सकते हैं कि ब्राज़ील अपनी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत हद तक दूसरे देशों के साथ व्यापार करने पर निर्भर है। कह सकते हैं कि ब्राज़ील सबसे उन्नत देश में गिना जाता है। वर्षों तक ब्राज़ील अपनी निर्यात कहवे का प्रमुख स्थान रहा है, माने कहवे का उत्पादन सबसे अधिक करता है। निर्यात में दूसरा स्थान कपास का है, माने सबसे अधिक कपास भी उत्पादित करता है। तो कहने का मतलब ब्राज़ील कहवा के बाद, अगर कहवा के बाद की बात की जाए तो कहवा के बाद कपास सबसे ज़्यादा विदेशों में एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा माने कह सकते हैं इनके अलावा यह क्या करता है, कोको, लौह अयस्क, लकड़ी, सीसल तथा चीनी का भी निर्यात, चीजों का निर्यात करता है, लेकिन मुख्य रूप से कहवा और कपास का अधिक निर्यात करता है। ब्राज़ील मुख्यतः निर्मित वस्तुओं का आयात करता है। इसमें मशीनरी उपकरण तथा अन्य उपकरण भी है। कोयला, पेट्रोलियम, रसायन, गेहूँ, आटा आयात करता है, इंपोर्ट करता है, माने इतनी चीज़ों का वो क्या करता है, इंपोर्ट करता है। ब्राज़ील कह सकते हैं कि ब्राज़ील की जो तटरेखा है, ब्राज़ील की तटरेखा जो है वो काफ़ी लंबी है, ब्राज़ील की तटरेखा लंबी है, अतः यहाँ अनेक बंदरगाह हैं। यहाँ प्रमुख अधिकतर तटों पर ही लोग स्थित रहते हैं। तो केवल देश दक्षिणी और पूर्वी भागों में सड़कें और रेलमार्ग बनाए गए हैं, लेकिन अब देश के आंतरिक भागों में भी सड़क का निर्माण हो गया है। ब्राज़ील है, ब्राज़ील हमारा हो गया खत्म। अब चलते हैं कुछ इसके क्वेश्चंस हैं, उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए अगला जो है इसका कुछ एग्जांपल्स हैं या कह सकते हैं कुछ क्वेश्चन, उसके विषय में हम एनसीईआरटी के हैं जो कर सकते हैं। देखिए पहला कह रहा है क्वेश्चन, ब्राज़ील का नाम कैसे पड़ा, ब्राज़ील का नाम कैसे पड़ा। तो यहाँ ब्रासीलिया पेड़ है, 500 वर्षों से इसकी ज़्यादा खोज हो रही थी, तो उसके कारण इसका नाम क्या पड़ा, ब्राज़ीलिया पड़ा। आप इसको और अच्छे से लिखेंगे। ब्राज़ील के मुख्य 2 पठार कौन से उनके हैं, ब्राज़ील के 2 पठारों का नाम बताना है। अमेजन नदी द्रोणी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अमेजन नदी की जो बेसिन है, अमेजन नदी का जो द्रोणी है उसमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ब्राज़ील के निर्यात के प्रमुख 2 वस्तुओं का नाम बताओ। तो हमने अभी जस्ट बताया कपास है, क्या है, कपास है और कहवा। तो कहवा प्रथम स्थान है और कपास दूसरा स्थान है। अमेजन की निम्न प्रदेशों में क्यों है, क्यों जनसंख्या है, क्योंकि वहाँ संसाधनों की कमी है, इसलिए वहाँ पर विरल जनसंख्या है। सेकंड, ब्राज़ील हरे भरे घनों की भूमि है, अधिक उपयोगी कुछ वनों का वर्णन स्तंभ किया गया है। दूसरे स्तंभ है मेसोपोटामिया है, जो आपके एग्जाम में देता रहता है। पहला रेडवुड महत्वपूर्ण पेड़ है, किसका है, बहुत हल्की, जिसे जीवन रक्षक नावें बनाई जाती हैं। तो ये आपका बालसा हो जाएगा। वृक्ष जिससे मोम प्राप्त की जाती है, तो मोम किससे प्रयुक्त है, कार्बोना से प्राप्त की जाती है। पौधे जिससे बुखार की दवा पाई जाती है, तो सिरकोना हो गया। स्थान कहाँ है, ब्राज़ीलिया में है। पुराना चीर ये आपका एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो चलिए और कुछ क्वेश्चन है उसको भी देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कहवे की अच्छी फसल के लिए आवश्यक अनुकूल दशाओं का, कहवे की आवश्यक व अच्छी फसल के आवश्यक अनुकूल दशाओं का वर्णन के लिए ब्राज़ील की कृषि तथा खनिज संबंधी प्रमुख उत्पादों का वर्णन करें। यहाँ किन प्रकार की वस्तुओं का निर्यात होता है। अगला क्वेश्चन है,
के उद्योग का वर्णन किया, जितने भी पाए गए हैं उनका वर्णन किया गया। उद्योगों उनके प्राचीन रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित अंकित करके नाम लिखो। कहवा का उत्पादक क्षेत्र करना है आपको। गन्ना का उत्पादक क्षेत्र, प्रमुख खनिज क्षेत्र ब्राजीलिया, रियो डी जेनेरो, ये इंपॉर्टेंट है। ये करना ब्राजीलिया के बीच रेल चलते हैं, उनको भी बताना है। और ब्राजील की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। ब्राजील की प्रमुख फसलें कौन कौन से हैं। ब्राजील की खनिजों की सूची का बताना है। तो ये होगा ब्राजील। ब्राजील आपका हो गया खत्म। और एक देश है इसमें अर्जेंटीना। तो अगला देश हम पढ़ेंगे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के विषय में हम पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में अर्जेंटीना।